हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु और आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, जो कि 12th क्लास का है ये। इसमें 3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड वन इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और सेकंड पार्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है आपका 1991। इसके अंदर एक चैप्टर कवर हो रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करें। ये एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ये आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990, इसके अंदर 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक चैप्टर कवर है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग एस्टिमेट द इंडियन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल पीरियड था यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर रूल था, तो किस इकोनॉमिस्ट ने हमारी इंडिया पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट की थी? वी.के. आर.वी. राव, सेकेंड ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या बोथ ए एंड बी। देखिए, कार्ल मार्क्स तो ऑप्शन से हटाइए, कार्ल मार्क्स तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, या तो आप हटा दीजिए। वी.के. आर.वी. राव बचे, दादा भाई नौरोजी बचे, तो ऑब्वियसली दोनों दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, वुडले सिराज, वी.के. आर.वी. राव, आर.सी. देसाई, ये सब इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, जिन्होंने क्या किया था? इंडियाज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड, इंडियाज पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट की थी। ठीक है, समझ में आ गया? ए एंड बी। सेकेंड पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच कंट्री हैड अ डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड? ऑब्वियसली चाइना, बिल्कुल नहीं। पर्शिया, बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन, यस, ब्रिटेन इज द राइट वन। आंसर में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड. इट हैंस रूल्ड ओवर इंडियाज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. हाफ ऑफ द इंडियाज foreign trade was only authorized to Britain and the rest half was allowed to the trade with others. Third question करते हैं. During the British rule, livelihood of majority of the population of the country was dependent on only agriculture sector. 70% of population depend on एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट was the growth rate per capita income in India on the eve of independence? Only 1.2%. फैक्चुअल डाटा है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. आगे चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ मेजर सेटबैक पर्टेनिंग टू इंडियन. क्या था वो? कोल, हैंडीक्राफ्ट, आयरन, स्टील या कॉटन? हैंडीक्राफ्ट. देखिए, हैंडीक्राफ्ट में ऐसा क्यों कहा गया है? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन. यानी जो हमारा प्रोडक्ट था हैंडीक्राफ्ट का, वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता था. ठीक है, अच्छी रेपुटेशन थी, वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता था, जो कि उनकी इंडस्ट्रीज बनाती थी मशीनों के थ्रू. वो प्रोडक्ट जो थे हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री के बने हुए प्रोडक्ट से सस्ते होते थे, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो गुड्स थे वो बिकने कम हो गए और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन करने लगी और उनके मशीन मेड गुड्स की डिमांड मार्केट में क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी. राइट, और हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड नीचे होने लगी. ठीक है, आगे चलते हैं. सिक्स क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इट टर्म्स एज, ऐसा समझ लीजिए कैश क्रॉप्स क्या है. ठीक है, कैश क्रॉप्स क्या होती है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, या ग्रेट इंडियन डिस्पोरा. ऑप्शन हटाओ, मैच नहीं कर रहा. देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. कमेंसमेंट मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना. ठीक है, और कमर्शलाइजेशन होता है काइंड ऑफ ट्रेड, व्यापार या बिजनेस. ठीक है, यानी जब आपने क्रॉप्स को मार्केट में सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्रीकल्चर इसलिए कर रहे हो ताकि आप उसे मार्केट में सेल करके अर्न कर सकें, यानी कैश आए बेसिकली. ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप उसे नेशनली बेचें या इंटरनेशनली बेचें अपने क्रॉप्स को. यानी जब आप एग्रीकल्चर इस पॉइंट से, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना कर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो उसे कहते हैं कैश क्रॉप्स. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ फिनोमिना वेयर एग्रीकल्चर इज गवर्न्ड बाय कमर्शलाइजेशन कंसिडरेशन. सर्टन स्पेशलाइज्ड crops begin to grow not for consumption in village but for the sale in national, even in international market. Commercialization of agriculture in India began during the British rule. कब शुरू हुआ? ब्रिटिश रूल के दौरान. 7th क्वेश्चन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द कॉटन विच अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सॉ इट्स एडवांसमेंट इन पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग
आंसर नहीं है ये, ठीक है। द ब्रिटिश रूल, ऑब्वियसली झूठ। शुगर, पेपर, टी के बारे में नहीं है। दो ही इंडस्ट्री थी, पहली थी कॉटन एंड द सेकेंड वन इज जूट। ओके, आगे चलते हैं। एथ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला, ब्रिटिश वांटेड टू रिड्यूस इंडिया टू अ ओनली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड, इंडिया वाज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स। थर्ड वन, इम्प्रूवमेंट वाज द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, पहला वाला कंफर्म करेक्ट है, क्योंकि इंडिया जो ब्रिटिश लोग थे हमें सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना चाहते थे। वाई इट इज सो, क्योंकि उन्होंने अपनी इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप की हुई थी और वो चाहते थे जो उनकी इंडस्ट्रीज बाहर सेटअप है उनके लिए उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल जाए, इंडिया से मिल जाए, भारत से मिल जाए। जिसके लिए क्या था, हम उनके लिए एक सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गए थे, राइट। आगे चलते हैं। इंडिया वॉज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स, दैट्स ट्रू, क्योंकि जो भी गुड्स उन्होंने वहाँ बाहर रेडी किए इंडिया में आकर बेचते थे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर। Ninth question, abolition of the intermediaries and land ceiling a part of land reforms in India. Land reforms in India include the abolition of intermediaries so that farmers are not exploited. Price ceiling of land is another land reforms that help poor farmer to rent a plot to cultivate crops and have earning. यानी एक तरीके से एक लिमिट बांध दी गई कि एक पर्सन के पास कितना लैंड होना चाहिए और जो बीच के इंटरमीडिएट्स थे जो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, उनको हटा दिया गया और जो गरीब फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उन्हें भी प्लॉट रेंट पर दे दिया गया ताकि वो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके और अपनी लाइवलीहुड चला सके। 10th क्वेश्चन, इंडिया एंटर्ड द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक transition after the year 1921. देखो, demo means that you understand the people. Okay, देखिए सेकेंड ऑप्शन है, इस पे आप एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई, ठीक है। सेकेंड होती है बर्थ रेट और डेथ रेट जो स्टेज होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की होती है एंड थर्ड वन इज इक्वल बोथ। तो इसमें एक्सप्लेनेशन एक बात देख लीजिए। इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक ऐसा फिनोमिना है या थ्योरी है विच रेफर टू द हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट इन सोसाइटी विद मिनिमल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, डैश डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कैसा था उनके टाइम पर, सिस्टमैटिक एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी नहीं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने आते ही डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था, डिस्ट्रॉय करना, यानी क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स को बेचने लगी तो हमारे हैंडमेड गुड्स को कोई खरीदता नहीं था, राइट। आप सिस्टमैटिक एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला लर्न कीजिएगा। 12th क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डैश सिस्टम ऑन लैंड रेवेन्यू। ज़मींदार सिस्टम, ठीक है। ज़मींदार सिस्टम में होता क्या था, जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स थे उन्हें ज़मींदार के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, जो भी वो क्रॉप्स करते थे, खेती करते थे, उनकी क्रॉप्स को एज अ टैक्स वो ले लिया करते थे। अंडर दिस सिस्टम द ज़मींदार हु वर रिकग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड्स एंड एक्सप्लॉइटेड द फार्मर मेड देम ओनली टेनेंट, राइट। 13th क्वेश्चन, इंडिया हैड एन एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। कैसा था उनसे पहले, डिपेंडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिपेंडेंट या नन ऑफ दिस? इंडिपेंडेंट था। India had an independent economy before advent of British rule. Through the agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activity. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से पहले हम बहुत ही परफेक्ट थे, वेल्दी थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, राइट। यानी हम प्रॉपर क्या थे, इंडिपेंडेंट। 14th क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ, ध्यान से पढ़ेगा पेपर में क्वेश्चन, नॉट अ नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट इंडियाज पर कैपिटा इनकम डू फिनले, शिराज, रोमेश चंद्र, विलियम डिग्बे, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी का भी आप क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड में पढ़कर आए हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गया। विलियम डिग्बे भी पढ़ा है, रोमेश चंद्र दत्त का नाम कहीं आया नहीं है। देखिए, फिनले शिवास, विलियम डिग्बे, दादाभाई नौरोजी were the economists who estimate India's per capita income during the colonial period. Romesh Chandra Dutt, who was a contemporary of Dadabhai Naoroji and Justice Ranade, was not among them. चलते हैं 15th question, the nature of Indian economy on the eve of independence. नेचर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर? देखिए, स्ट्रैगमेंट था, यानी ज़्यादा डेवलप नहीं था, बैकवर्ड था, अंडर डेवलप था। तो ये
All are the three. All are the above is correct. ठीक है. On the eve of independence, Indian economy was stagnant as there was no economic growth in a country. Next one, 16th question. Is the term used for policy which promote, setting up of an upper limit of land that could be owned by the landowner? Land limit की बात की है. That means land ceiling. Second option is correct. Land ceiling is the correct answer. Explanation है that law set a limit on how much land an individual or corporate could hold. एक individual और एक corporate land कितना hold कर सकता है, that is called land ceiling, and allowed the government to reapportion surplus land to landless labor or farmer. आगे चलते हैं. Most important question, most important. Name the statistician who contributed to the formation of 5-year plan. 5-year plan तो आपको पता होंगे 1951 में शुरू हुए थे, राइट. महालनोबिस का नाम मत भूलिएगा आप, कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना बड़ा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन दिया था 5-year plans के फॉर्मेशन में. पीसी महालनोबिस फॉर्मुलेटेड द 5-year plans. ठीक है. 18th question. Prior to the establishment of British rule, which of the following was true regarding the Indian economy? First is Indian had an independent economy and flourishing market. Second is livelihood of Indian people was mainly based on agriculture. Third one is Indian handicraft, textile industry and metallic work enjoy a worldwide market. देखिए, यानी ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश होने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी दिखती थी? फ्लोरिश मार्केट थी, इंडिपेंडेंट थी. अभी हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी. लाइवलीहुड मेनली किस पे थी? एग्रीकल्चर पे. मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अपनी लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंड होते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे. एंड थर्ड वन इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता था वर्ल्ड वाइड. सो ऑल ऑफ दी करेक्ट. 19th question. Which of the following is not a goal of 5-year plan? इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो 5-year plan में उनका गोल नहीं था? ग्रोथ ऑब्वियसली, इक्वालिटी, लैंड रिफॉर्म्स उनका ऑप्शन नहीं था. मॉडर्नाइजेशन तो वो डैम श्योर लाना चाहते क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करना था, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करनी थी, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स आर सम मेजर गोल्स ऑफ 5-year plan, whereas land reforms are the agrarian reforms that help the farmer. Okay, next one. 20th question. Capitalist economy is controlled and operated by. कैपिटलिस्ट है यानी कोई समाज सेवा नहीं होगी. ठीक है, तो पब्लिक वाला ऑप्शन हटाइए. पब्लिक ऑप्शन बी है तो बी ऑप्शन यहाँ भी है, इसे भी रहिए. तो बचा कौन? ओनली वन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, private sector. Explanation. Capitalist economy is one in which private sector own and control properly and the demand and supply force freely work in the market and determine the price. Next one. 21st question. Dash an economy in which means of production are used in a manner such that social welfare is maximized. ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें आप क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज रखते हैं. कैपिटलिस्ट नहीं है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर काम करता है. फ्री तो ऑब्वियसली नहीं. सोशलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी की ऐसी सिस्टम है. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम अंडर विच अ सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट so the ensure welfare and equal opportunity to the people in a society. Next question. The economic system is being followed in किस टाइप का सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है? मिक्स्ड काइंड ऑफ. ठीक है. What it means? India is a mixed economy in which private sector and public sector coexist. जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी. 23rd question. In the commune system, resources are owned by community, local government, national government या private institution. Commune है, community system, right? आगे चलते हैं. 24th question. Dash competition has replaced the policy of quota and tariff. देखिए, quota and tariff is both are kind of taxes, right? टैरिफ जो होता है वो इम्पोर्ट टैक्स होता है, यानी हम अपनी कंट्री के लिए या अपनी कंट्री में फॉरेन कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगाएगा दैट इज नोन एज टैरिफ. और कोटा होता है क्वांटिटी से, क्या है आपकी इतनी लिमिट, आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, कुछ सर्टन लिमिट्स होती है. नहीं तो क्या होगी, फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो भर भर के माल इंडिया में भेज देंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोटा और टैरिफ जैसे टैक्सेस लगाते हैं, इम्पोज करते हैं. ठीक है. डैश कॉम्पिटिशन हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ, दैट इज कॉल्ड मार्केट.
Tariff is an import. Tariff is a tax on import, and quota specify the quantity of goods which can be imported. Market competition has replaced the policy of quota and tariff. 25th question, which is the last question of this slide. Dash is called tax or duty on import. Previous question से related है, ठीक है. Tariff. A tariff is a tax imposed by one country on goods and services imported from other country. Explanation या definition में भी आ सकता है, तो भूलिएगा नहीं क्या है import. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I'll try next class में 25 question हम और करें, ठीक है, जो कि आपके प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. And thank you so much for watching. Take care.